सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आशा आप सब अच्छे स्वस्थ होंगे। तो हम बात कर रहे थे जो पिछली कक्षा जो थी हमारी, उसमें स्वामित्व के बारे में देखा था। विधि शास्त्र की क्लास हमारी चल रही थी। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए विधि शास्त्र के बारे में हम बात करेंगे हक की। हमने स्वामित्व की पिछली कक्षा में बात की थी और उससे पहले जो था कब्जे के बारे में हमने बात की थी और फिर स्वामित्व के। तो आज हम बात करते हैं हक की। हक क्या है, विधि शास्त्र में हक क्या है, उसके बारे में आज चर्चा करें। हक, जाने अपने अधिकार, लड़े अपनी लड़ाई। ठीक है, विधि शास्त्र का यह टॉपिक है। आइए शुरू करते हैं। हक, हक का अंग्रेजी में जो है पर्याय जो है इसका क्या है, टाइटल। टाइटल है। तो अंग्रेजी में हक को क्या बोलते हैं, टाइटल। ठीक है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द टिटुलिस से हुई थी। ठीक है, तो हक का जो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भाई, इसको टाइटल बोलते हैं। और लैटिन शब्द जो है इसकी, लैटिन शब्द क्या है इसका, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, जो टाइटल है इसकी, तो टिटुलिस से इसकी क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी। अब सामान्य अर्थ क्या है इसका? सामान्य अर्थ में हक से आज से किसी संपत्ति पर कब्जा सहित अथवा कब्जा रहित अधिकार से है। ठीक है, तो सामान्य बात करें हक की तो क्या है कि किसी संपत्ति पर कब्जा सहित, या तो कब्जा हो उसका, कब्जा सहित, अथवा कब्जा नहीं हो, कब्जा रहित अधिकार क्या है, हक है भाई। ठीक है, हक को आप एक कानूनी सबूत या चाबी की तरह देख सकते हैं। ठीक है, इसे समझने के लिए उदाहरण देखते हैं भाई। मान लो तुम्हारे पास एक मोबाइल फोन है, आपके पास एक मोबाइल फोन है। अब दुनिया कैसे मानेगी कि वो फोन तुम्हारा है? ठीक है, बस सही बात है, आपके पास मोबाइल फोन है तो दुनिया कैसे मानेगी कि ये तुम्हारा है? अगर तुम्हारे पास उस फोन का बिल है तो वो बिल तुम्हारा हक है भाई। ठीक है, अगर बिल है तो आपका फोन है, ये आपका हक है बिल। तो ये बिल क्या है, ये आपका क्या है, हक है। उस बिल की वजह से तुम्हें जो आजादी मिली है, किसकी आजादी मिली है, कि फोन मेरा है। और आप बोल देते हो कि हक है, ये रहा हमारा, मिली है तो तुम फोन चलाओ, उसे बेचो या किसी को गिफ्ट दे दो, वो तुम्हारा क्या है, अधिकार है भाई। ठीक है, तो किसी संपत्ति पर कब्जा सहित अथवा कब्जा रहित अधिकार क्या है, हक है। ठीक है, उदाहरण हमने देखा, कोई फोन है, फोन, अब फोन को दुनिया कैसे मानेगी कि वो फोन तुम्हारा है? तो फोन के बारे में आपको कुछ दिखाना पड़ेगा। दिखाना क्या पड़ेगा, बिल दिखाना पड़ेगा कि बिल मेरे नाम पे है, और वो बिल क्या है, वो तुम्हारा हक है। ठीक है, बिल तुम्हारा हक है लेना। ठीक है, बिल के बिना तो आप मालिक नहीं है उसकी। उस बिल की वजह से ही तुम्हें जो आजादी मिली है, तुम फोन चला सकते हो, कोई वस्तु उसको चला भी सकते हैं, यूज भी करते हैं हम, बेच भी सकते हैं उस वस्तु को, गिफ्ट भी दे सकते हैं, वो तुम्हारा क्या है, अधिकार है। ठीक है, जड़ और फल का रिश्ता है भाई। ठीक है, तो जड़ और फल का रिश्ता किसमें, अधिकार और हक। क्या है भाई, हक एक जड़ है भाई, और अधिकार क्या है, उस पर लगा फल। तो हक क्या है, जड़ है, कोई वस्तु जो है उसके लिए अधिकार जड़ है। ठीक है, और हक क्या है, जड़ है, सॉरी, हक क्या है, जड़ है। और अधिकार क्या है, अधिकार उसके ऊपर लगा फल है। बिना जड़ के फल नहीं लग सकता, अगर हक ही नहीं है तो अधिकार कैसा? वैसे ही बिना हक के कानून आपको कोई अधिकार नहीं दे सकता। ठीक है, अगर तुम्हारे पास ये बिल ही नहीं है इसका, तो तुम्हारा हक क्या होगा? ठीक है, अगर बिल ही नहीं है तो तुम्हारा हक ही नहीं है, हक नहीं है तो तुम्हारा अधिकार नहीं है उसको रखने का, बेचने का, चलाने का। ठीक है, तथ्यों का खेल क्या है? सामंड साहब बस इतना कह रहे हैं कि कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो आपको मालिक बनाती हैं। अब सामंड क्या साहब क्या कहते हैं कि कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो आपको क्या बनाती है, मालिक बनाती हैं। जैसे किसी कागज पर दस्तखत करना, जैसे देना
या वसीयत मिलना, ये तथ्य क्या आपको मालिक बना देती है। ये सब क्या तथ्य है। तो कुछ ऐसे सामंत साहब कहते हैं कि कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो आपको क्या बना देती है, मालिक। किसी कागज पर दस्तखत करना, यानी किसी ने कागज पे दस्तखत कर दिया, आपके नाम वसीयत कर दी, पैसे दे दिए, तो ये क्या है, तथ्य हैं भाई। इन्हीं तथ्यों को कानून की भाषा में क्या कहते हैं, हक कहते हैं भाई। ठीक है, ये बात सामंत साहब ने कही थी। आगे बात करते हैं। हक वर्सेस अधिकार। हक के बिना अधिकार नहीं है, सीधी बात है। वह कारण जिससे आपको कुछ मिला, जैसे जमीन की रजिस्ट्री, ठीक है, तो क्या है, हक है। तो वह कारण जिससे आपको कुछ मिला, क्या मिली है भाई, जमीन की रजिस्ट्री मिली है। अधिकार क्या, वह पावर जो आपको मिलने के बाद मिली, ठीक है, उस जमीन पर घर बनाना। अगर आपको हक ही नहीं, अगर आपको रजिस्ट्री नहीं हुई, तो आपका ये अधिकार नहीं कि उस पर घर बना लो। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। अगर रास्ते में तुम्हें 100 का नोट पड़ा मिले, आपको 100 रुपए में जाते हैं रास्ते में पड़े, तो क्या उस पर तुम्हारा हक है? कानून कहेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऐसा तथ्य जैसे मेहनत की कमाई या गिफ्ट नहीं है भाई। ठीक है, तुम्हारे पास ऐसा कोई तथ्य ही नहीं है जो तुम्हें उसका मालिक बनाए। लेकिन अगर वही 100 रुपए तुम्हारी सैलरी में मिले, ठीक है, तो जो सैलरी की जो स्लिप होती है वो तुम्हारा क्या बन जाती है, हक बन जाएगी। ठीक है, हक वो दस्तावेज है जिससे गुजरकर आप अधिकार तक पहुंचते हैं। ठीक है, एक परिभाषा ही तो हक जो है वो दस्तावेज है जिससे गुजरकर आप अधिकार तक पहुंचते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। चलिए, विधि शास्त्र के दिग्गजों, यानी कि विधि शास्त्र के जो विधिवेता के विचारों को रखा है। चलिए इन्हें एकदम आसान और भाषा में समझते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं, इसे एक बिजली के कनेक्शन के उदाहरण से समझते हैं। तो विधि शास्त्र के विद्वानों के विचार जो है यहाँ पे लिखे हुए, उनके बारे में हम बात करते हैं। कौन सा विद्वान क्या बात करा, सामंड और हॉलैंड। सामंड और हॉलैंड क्या कह रहे हैं भाई, हक के बारे में। हक ही अधिकार की जड़ है। तो सामंड और हॉलैंड कहते हैं कि हक जो है वो ही अधिकार की जड़ है, हक के बिना अधिकार नहीं। इनका मानना है कि बिना हक के कोई अधिकार पैदा नहीं हो सकता। मान लीजिए आपके पास घर का अलॉटमेंट लेटर है। यह लेटर वह तथ्य यानी कि फैक्ट है जिसकी वजह से कानून आपको उस घर में रहने का क्या दे रही है, अधिकार दे रही है। अगर लेटर ही नहीं होगा तुमको रहने कौन देगा, किस अधिकार से रह रहे हैं आप? जिसके पास लेटर नहीं उसके पास अधिकार नहीं है भाई, सीधी बात है। आगे बात करते हैं। लॉर्ड ब्लैकबर्न। तो ब्लैकबर्न क्या कर रहे हैं भाई, हक एक क्या है, स्विच है। तो ब्लैकबर्न क्या कर रहे हैं कि हक एक स्विच है। ठीक है, कैसे है, इन्होंने क्या कहा भाई, विनिहितकारी तथ्य शब्द का प्रयोग किया भाई। तो इन्होंने कौन से शब्द का प्रयोग किया, विनिहितकारी शब्द का प्रयोग किया। किसके लिए, हक के लिए। जैसे स्विच ऑन करने पर रोशनी यानी कि पावर आती है, ये बोल रहे हैं कि स्विच ऑन करते हैं हम तो क्या आती है, पावर आती है, रोशनी आती है भाई। वैसे ही जब कोई विधिक घटना जैसे रजिस्ट्री होना घटित है तो वह हक बन जाती है और आपके हाथ में कानूनी पावर आ जाती है। ठीक है, अगर रजिस्ट्री नहीं होगी तो कानूनी पावर कैसे आएगी। वैसे ये बोलते हैं कि हक क्या है, एक स्विच है, स्विच ऑन कर दिया तो क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी, रोशनी आ जाएगी। वैसे ही जब कोई विधि घटना घटती है तो वह हक बन जाती है और आपके हाथ में कानूनी पावर आ जाती है। आगे बात करते हैं।
बेंथम और ऑयस्टीन क्या कहते हैं भाई हक के बारे में? ये बोलते हैं कि सिक्के के दो पहलू हैं भाई। बेंथम ने अपने पुराने जानकारों की क्लास लगा दी भाई, ठीक है। तो बेंथम ने अपने पुराने जानकारों की क्या लगा दी, क्लास लगा दी। उन्होंने कहा कि तुम लोग सिर्फ यह बता रहे हो कि हक से अधिकार आता है। कैसे अधिकार, कैसे? वो बोलते हैं कि उन्होंने कहा कि तुम लोग सिर्फ यह बता रहे हो कि हक से अधिकार आता कैसे, ठीक है, पर यह तो बताओ कि हक से अधिकार जाता कैसे है। तो बेंथम साहब ने अपने जो जानकारों की क्लास लगा दी। उन्होंने ये कहा कि आप ये तो बता रहे हैं कि हक से अधिकार आता है, तो अब ये बताओ कि हक से अधिकार जाता कैसे है, ठीक है। ओइस्टीन का नजरिया, इन्होंने बात पूरी की भाई। ओइस्टीन के अनुसार हक वह चाबी है जो अधिकारों का ताला खोलती है। अधिकार मिलते हैं भाई हक से, अधिकार का ताला बंद करती है, अधिकार खत्म होते हैं भाई। आप पर जिम्मेवारी डालती है, यानी कि कर्तव्य है, कर्तव्य पड़ता होता है भाई आपके, आपका, आपको जिम्मेवारी से मुक्त करती है, ठीक है। कर्तव्य, कर्तव्य से क्या करती है, मुक्त करती है। तो ओइस्टीन जो थे वो क्या कहते हैं कि ओइस्टीन के अनुसार हक वह चाबी है, जो चाबी मिल गई तो अधिकारों का ताला क्या होता है, खुल जाता है। अगर चाबी आपके पास नहीं है तो ताला क्या है, बंद है। अगर चाबी आपके पास है तो आपकी जिम्मेदारी क्या होती है, कर्तव्य हो जाते हैं, बढ़ जाती है। अगर चाबी नहीं है तो क्या है, आपको जिम्मेदारी से मुक्त करती है। उदाहरण, अगर आप जमीन बेचते हैं तो वह बिक्री एक ऐसा तथ्य है जो आपका अधिकार क्या करती, खत्म करती है, ठीक है। तो आपका हक था, आपने बेच दिया उसको, ठीक है, तो आपका अधिकार खत्म हो गया। और दूसरे दूसरे का क्या होगा, शुरू हो गया। यहाँ पे सरल शब्दों में तथ्य वे घटनाएं हैं जो आपके अधिकारों को पैदा करती हैं, बदलती हैं या खत्म करती हैं, ठीक है। अधिकार पैदा कैसे हो गया, तो आपने कोई जमीन ले ली, आपकी रजिस्ट्री हो गई, अधिकार पैदा हो गया, ठीक है। बदलती कैसे हैं, बदलती ऐसे हैं कि आपने उसके ऊपर क्या बना लिया, घर बना लिया, तो आपका अधिकार बदल गया। और खत्म कैसे होती है, आपने वो वस्तु क्या कर दी, बेच दी, ठीक है। तथ्य दो तरह के होते हैं भाई, भौतिक और मानसिक। तथ्य दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, भौतिक और मानसिक। भौतिक तथ्य जो होता है वो कौन सा होता है, जो आंखों से देखे जाएं, जो आंखों से दिखे भाई। जैसे आपने पैसे दिए और दुकानदार ने आपको फोन थमाया भाई, यह लेन देन एक भौतिक तथ्य है, ठीक है। भौतिक है क्या भाई ये, ठीक है। जो आंखों से दिख रहा है, आपने दुकानदार को पैसे दिए और दुकानदार ने आपको फोन दिया, यह लेन देन एक भौतिक तथ्य है। ये मनोवैज्ञानिक तथ्य कौन से हैं, जो दिमाग में हो, जैसा आपका इरादा। कानून यह देखता है कि क्या आपने वह फोन चोरी के इरादे से उठाया था या गलती से, ठीक है। तो ये क्या है, मनोवैज्ञानिक तथ्य है, ठीक है। आपने पैसे नहीं दिए, आपने फोन उठाया, तो कानून यह देखेगा कि आपने वह फोन चोरी के इरादे से उठाया था या गलती से उठाया था, ठीक है। बात नंबर 2 करते हैं। तो ये हमने भौतिक और मनोवैज्ञानिक दोनों देख लिया। हक की शक्तियां, बनाना और बिगड़ना भाई। हक की शक्तियां क्या है, बनाना और बिगड़ना। हक सिर्फ अधिकार देता नहीं है बल्कि छीनता भी है भाई। कैसे छीनता है उसको देखते हैं। अगर मैंने आपको अपनी बाइक बेची है, बेच दी हुई बाइक, तो बिक्री का वह कागज हक मेरे लिए विनाशकारी है, मेरा हक खत्म हो गया भाई। और आपके लिए संरचनात्मक है, आपका हक शुरू होगा, ठीक है। तो बनता भी है, बिगड़ता भी, यानी कि मेरा बिगड़ गया, मैंने बाइक बेच दी और आपका हक उस पर बन गया, ठीक है। आगे बात करते हैं कीटन और सामंड का वर्गीकरण। तो कीटन और सामंड का वर्गीकरण क्या है भाई, उन्होंने तथ्यों को निहितकारी तथ्य कहा भाई। इसके दो मुख्य
हाथ हैं। तो एक और जो थे इनका नाम था ये रहा, विनय हितकारी तथ्य का प्रयोग किया था किसने? ब्लेक ब्रन ने। ठीक है, यानी कि विन हितकारी हैं हक के बारे में, हक एक स्विच है, ये बात की थी किसने? ब्लेक ब्रन ने। और अब बात कौन कर रहे हैं? अब बात कर रहे हैं कीटन और सामंड। ये बात कर रहे हैं निहितकारी तथ्य कहा जाता है। ठीक है, जिसे दो मुख्य हाथ है। ठीक है, तो कीटन और सामंड का वर्गीकरण इन्होंने क्या किया कि जो हक जो है ये बोलते हैं कि हक निहितकारी तथ्य है कहा जाता है, और इसके दो हाथ बताए। बात नंबर करते हैं कै विनय हितकारी तथ्य भाई, अधिकार दिलाना भाई। तो विनय हितकारी तथ्य यानी कि अधिकार दिलाना, ये वे घटनाएं हैं जिनसे आपको अधिकार मिलता है। इसके दो हिस्से हैं, मूल हक भाई। तो निहितकारी तथ्य के दो हाथ बताए कौन कौन से? विनय हितकारी तथ्य, ठीक है, और निर्णय हितकारी तथ्य, ये दो तथ्य बताए। ठीक है, निहितकारी तथ्य के दो हाथ बताए इन्होंने कीटन और सामंड ने। पहला हाथ बताया विनय हितकारी और दूसरा हाथ बताया निर्णय हितकारी। ठीक है, यानी कि अधिकार दिलाना, सीधी बात है, एक तो अधिकार दिलाना बताया और एक अधिकार छीनना बताया। अब ये जो विनय हितकारी जो तथ्य है यानी कि अधिकार दिलाना, इसको फिर से दो हिस्सों में बांट दिया, एक तो मूल हक और एक व्युत्पन्नकारी हक भाई। ठीक है, तो हम बात करते हैं विनय हितकारी तथ्य यानी कि अधिकार दिलाने में मूल हक क्या होता है? जब आप कोई ऐसी चीज पाते हैं जो पहले किसी की भी नहीं थी भाई। ठीक है, तो ये हम मूल हक। आपने समुद्र से मछली पकड़ी भाई, वह मछली आपकी हो गई, किसी और से नहीं ली भाई। ठीक है, तो जब आप कोई ऐसी चीज पाते हैं जो पहले किसी की नहीं थी, तो ये क्या मूलक हो गया अभी, पहले किसी की थी नहीं वो। उदाहरण देख लेते हैं, समुद्र से मछली ली पकड़े, ठीक है, वह मछली आपकी हो गई, किसी और की थी नहीं पहले। व्युत्पन्नकारी हक, तो व्युत्पन्नकारी हक वो है जब आप किसी और से अधिकार लेते हैं। ठीक है, यानी कि दूसरे से अधिकार लेके आपके पास आया। आपने किसी से पुराना घर खरीदा तो पहले उसके पास था उसका कब्जा, अब क्या आ गया? आपके पास आ गया। ठीक है, तो ये उत्पन्नकारी क्या हो गया? हक हो गया। अब दूसरा जो पॉइंट, दूसरा हाथ बताया था इसने निहितकारी का, कीटन और सामंड ने, उसमें बताया था निर्णय हितकारी तथ्य। इसमें क्या है? अधिकार छीनना। ठीक है, जिनसे आपका अधिकार चला जाता है, इसके दो हिस्से बताए भाई इन्होंने। संक्रमणकारी तथ्य भाई, जब आप अपना अधिकार किसी और को दे देते हैं भाई, तो संक्रमण हो गया, आपका अधिकार उसके पास चला गया। आपने अपनी कार दोस्त को बेच दी भाई, ठीक है, बेच दी, तो अधिकार किसके पास चला गया? दोस्त के पास गया चल। ठीक है, फिर आगे क्या बताया? विलोपकारी तथ्य भाई, जब अधिकार हमेशा के लिए खत्म हो जाए, किसी और को न मिले, यानी कि अधिकार हमेशा के लिए खत्म हो गया, विलोप हो गया। आपकी कार आग में जलकर राख हो गई, तो नहीं तो अधिकार खत्म हो गया, इस पे कार ही जो वस्तु थी वो ही गई, अब उस पर किसी का अधिकार नहीं बचा, वह अधिकार ही खत्म हो गया। तो ये कौन था? विलोपकारी तथ्य था। ठीक है, ये कीटन और सामंड ने ये बात कही थी। यानी कि सीधी बात करें तो कीटन और सामंड ने क्या कहा था कि निहितकारी तथ्य के दो हाथ होते हैं, एक तो अधिकार दिलाना, एक अधिकार छीनना।
ठीक है। अधिकार दिलाना जो है वे इसमें दो क्या होते हैं, दो हिस्से होते हैं इसके अधिकार दिलाने में। कौन कौन सा? एक तो मूलक, एक वो है वही उत्पन्नक। मूलक वो है पहले जिस चीज पर किसी का भी क्या नहीं था, हक नहीं था। जब आप कोई ऐसी चीज पाते हैं जो पहले किसी की नहीं थी भाई, ठीक है, जैसे समुद्र से मछली पकड़ना। वही उत्पन्नकारी हक वो है जब आप किसी और से अधिकार लेते हैं भाई, जैसे किसी से मकान छीनना। फिर अधिकार छीनने में, अधिकार छीनने के दो हिस्से होते हैं। एक तो वो हिस्सा है जिसको बोलते हैं संक्रमणकारी तथ्य, जब आप अपना अधिकार किसी और को दे देते हैं तो आपका अधिकार छिन जाता है। दूसरा है विलोपकारी तथ्य, यानी कि आपने किसी वस्तु, कोई कार थी वो किसी को बेच दी तो आपका अधिकार खत्म हो गया वहां पे। दूसरा था विलोपकारी तथ्य। विलोपकारी तथ्य वो है कि वस्तु ही खत्म हो गई। जब अधिकार हमेशा के लिए खत्म हो जाए, किसी और को नहीं मिले, जैसे कार में आग लग गई, चल कार गई जल, तो अधिकार किसी का भी नहीं रहा, अधिकार खत्म हो गया उस पर। आगे बात करते हैं। आगे है सामंड ने इन कानूनी सिद्धांतों को समझना थोड़ा मुश्किल लग सकता है। सामंड के इन कानूनी सिद्धांतों को समझना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन अगर हम इन्हें रोजमर्रा के उदाहरणों से समझे तो यह बहुत आसान है। अब सामंड साहब क्या कहते हैं हक के बारे में, ठीक है। सामंड का मतलब है वह कारण या घटना जिसकी वजह से आपको कोई अधिकार मिलता है, ठीक है। तो सामंड हक के बारे में क्या बोलते हैं कि वह घटना जिससे आपको क्या मिलता है, कोई अधिकार मिलता है, वो क्या है, हक है भाई। यानी कि किसी कारण से आपको या किसी घटना से आपको कोई अधिकार मिला हो, वो क्या है, हक है। इन्होंने भी बात की विहितकारी तथ्य, अधिकार मिलना, ठीक है। अधिकार मिलना इन्होंने भी दो भागों में बांटा, मूल हक और वही उत्पन्न हक। जब आप कोई ऐसी चीज हासिल करते हैं जो पहले किसी की नहीं थी भाई, यह है मूल हक। इन्होंने उदाहरण दिया मछली से, नदी से मछली पकड़ना भाई। वही उत्पन्नकारी हक वही है जब आप किसी और से उसका हक खरीदते या लेते हैं। बाजार से, दुकान से मछली खरीदना भाई, दुकानदार का हक अब आपको मिल गया। ये सामान्य ने बात कही थी भाई। आगे बात करते हैं। यह वही बात है निर्निहितकारी तथ्य, अधिकार जाना भाई। संक्रमणीय तथ्य, यानी कि जब आपका अधिकार खत्म हो जाता है क्योंकि आपने वह किसी और को दे दिया भाई। आपने अपना मकान बेच दिया, आपके पास से हक गया और खरीदने वाले को हक मिल गया। यह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। फिर है विलोपकारी तथ्य, जब अधिकार पूरी तरह से खत्म हो जाए और किसी को न मिले, यानी कि वस्तु थी, कोई कार थी, आपने किसी से उधार लिया और पैसे लौटा दिए, अब लेन देन का पैसा मांगने का अधिकार खत्म हो गया, ठीक है। वह अधिकार अब किसी और के पास नहीं गया, बस समाप्त हो गया। सरल शब्दों में देखते हैं, अगर आप कुछ मानते या ढूंढते हैं तो वह मूल हक है भाई, ठीक है। अगर आप कुछ खरीदते या विरासत में पाते हैं तो वह वही उत्पन्न हक है, ठीक है। यानी कि आप बनाते या ढूंढते हैं तो वो मूल हक है, आप खरीदते हैं या विरासत में पाते हैं तो वो वही उत्पन्न हक है। जब आप कुछ बेचते हो तो वह आपके लिए संक्रमणीय है भाई, और जब आप कर्ज चुका देते हो तो वह विलोपकारी है। आगे बात करते हैं। हक अर्जित करने के तरीके बेंथम के अनुसार। अब बेंथम महोदय क्या कहते हैं कि हक जो है वो अर्जित करने के जो तथ्य जो है उनके तरीके बताए इन्होंने बेंथम के अनुसार। हक कैसे अर्जित किया जाता है उसके बारे में बताया। पहली बात है कब्जा, किसी चीज को अपने पास रखना,
हक अर्जित करता है। दूसरा, सद्भावना युक्त, यानी कि ईमानदारी से विरासत में कुछ मिलना, ये भी आपको हक अर्जित करता है। तीसरा है जमीन की उपज, आपके खेत में हुई फसल या निकली धातु आपकी है भाई, ये भी आपको हक अर्जित करता है। चौथी है जमीन से जुड़ी चीज, आपकी जमीन पर लगे पेड़ पौधे आपके हैं भाई, ये भी आपका क्या है, हक है, और हक है तो अधिकार है। पांचवा है सुधार करना, आपने अपनी पुरानी झोपड़ी को महल बना दिया तो उस नए मूल्य पर आपका क्या है, हक है। छठा है खनिज निकालना, दूसरों की अनुमति से या कानूनी तरीके से माइनिंग करना, ये भी क्या है, आपका हक बनाता है, अर्जित करता है आपको। सातवां है मछली पालना, भाई नदी या तालाब में मछली पकड़ना या पालना, यह भी हक बनाता है कि आपका हक हो जाता है उन पे, मछलियों पे। आठवां शिकार, यानी कि खाली पड़ी सरकारी या लावारिस जमीन पर शिकार करना, ठीक है। नौवां है सहमति, मालिक की मर्जी से कोई चीज लेना, अगर चीज मिल गई तो वो भी हक है। 10वां है वसीयत, मरने वाले की इच्छा से उसकी संपत्ति मिलना, संपत्ति मिली है तो उस पे क्या है, आपका हक हो गया। वसीयत लिख दी उसने तो लिखित में है तो क्या है, हक है। निष्कर्ष, सामंड ने सिर्फ यह देखा कि अधिकार कैसे आता जाता है, बेंथम ने यह भी देखा कि जिम्मेदारी कब आती है और कब खत्म होती है। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो बेंथम के हिसाब से आपके पास पैसा खर्च करने का अधिकार आया, आपने लोन लिया तो पैसा खर्च करने का अधिकार है, लेकिन साथ ही पैसा वापस करने का कर्तव्य भी आया। ये बात किसने कही थी, बेंथम ने कही थी, बहुत बड़ी बात है, कर्तव्य भी तो आ गया, भरना भी तो पड़ेगा उसको। आगे बात करते हैं। कानून की दुनिया में कार्य का मतलब सिर्फ हाथ पर हिलाना नहीं है, बल्कि ऐसी घटना है जिससे कानून की नजर में कुछ बदल जाए। अब बात करते हैं हम कार्य, कार्य क्या है भाई, तो कानून की नजर में क्या है, कानून की नजर में कानून की दुनिया में कार्य का मतलब, तो भारतीय, अब बात करते हैं हम विधि शास्त्र में कार्य की, कार्य क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, कितने प्रकार के कार्य होते हैं, आइए बात करते हैं, शुरू करते हैं। कानून की दुनिया में कार्य का मतलब सिर्फ हाथ पर हिलाना नहीं है, कानून की नजर में सिर्फ हाथ पर हिलाना कार्य नहीं है, बल्कि ऐसी घटना है जिससे कानून की नजर में कुछ बदल जाए, ठीक है। हाथ पर हिलाना काफी नहीं है, कानून की नजर में कुछ बदल जाए, ऐसी घटना है क्या, कार्य, जैसे किसी को हक मिलना या किसी का हक छीनना, ठीक है, तो ये क्या है, कार्य हो गया। इसे बहुत ही आसान भाषा में देखते हैं, दो तरह के कार्य, दो तरह के कार्य। कानून में किसी भी बदलाव या घटना को दो नजरिए से देखा जाता है, एक तो स्वैच्छिक कार्य, एक वो है अस्वैच्छिक कार्य। तो कानून में जो है बदलाव, यानी कि कार्य को, बदलाव या घटना को दो नजरिए से देखा जाता है, ठीक है। एक तो स्वैच्छिक कार्य, जो आप अपनी मर्जी यानी कि इच्छा से करते हैं, वो क्या है, स्वैच्छिक कार्य है। सामंड ने इसे पक्षकार का कार्य कहा है। पक्षकार का क्यों किया, क्यों कहा है, क्योंकि आपने अपनी इच्छा से किया है, आपने अपनी मर्जी से अपना फोन दोस्त को बेच दिया या वसीयत लिख दी है, तो आपने अपनी मर्जी से किया भाई, ये स्वैच्छिक है, ठीक है। और कार्य क्या है कानून की नजर में, जिसे कानून की नजर में कुछ बदल जाए, तो आपने क्या किया, अपनी इच्छा से फोन दे दिया, फोन दे दिया तो आपका हक जो है वो बदल गया, वो हक आपके दोस्त के पास गया, चल दोस्त के पास चल गया तो उसका अधिकार है भी है उसके ऊपर। दूसरी बात है अस्वैच्छिक कार्य में, जो आपकी मर्जी के बिना अपने आप कानून के नियम से हो जाता है, इसे विधि का कार्य कहा जाता है। यानी कि आपकी मर्जी भी नहीं है, आपकी मर्जी के बिना ही होगा, कानून के नियम से हो जाता है,
इसे विधि का कार्य कहा जाता है। उदाहरण देखते हैं उसका। किसी की मृत्यु के बाद उसकी जमीन बिना किसी वसीयत के उसके बच्चों को मिल जाती है। ठीक है, तो आपकी अस्वैच्छिक कार्य है। ठीक है, कानून के नियम है, इसलिए वो क्या हो गई, उसके बच्चों को मिल जाना। यहां मरने वाले ने कुछ नहीं किया, कानून ने खुद काम किया। ठीक है, आगे बात करते हैं। कार्य दो प्रकार के, कौन से, स्वैच्छिक और ऐच्छिक कार्य। वसीयत वाला उदाहरण देखते हैं फिर से। इसे समझने के लिए एक व्यक्ति की संपत्ति के दो हालात देखते हैं। स्वैच्छिक यानी कि मर्जी से, रमेश ने जीते जी एक वसीयत लिखी कि मेरा घर मेरे छोटे बेटे को मिले। यहां रमेश ने अपनी इच्छा से अधिकार का अंतरण किया। यह पक्षकार का कार्य है। तो अपनी इच्छा से लिखा तो पक्षकार का कार्य होगा। ठीक है, कि मेरी वसीयत मेरे छोटे बेटे को मिले। आगे बात करते हैं हम अस्वैच्छिक। अस्वैच्छिक का क्या मतलब है, यानी कि कानून से। ये तो लिखा था मर्जी से, और अस्वैच्छिक है, इसकी इच्छा नहीं है लेकिन कानून से हो गया। सुरेश बिना वसीयत लिखे ही मर गया। अब कानून खुद तय करेगा कि घर किसको मिलेगा, जैसे उसकी पत्नी या बच्चों को। यहां सुरेश की कोई इच्छा शामिल नहीं थी, फिर भी हक बदल गया। भाई हक बदल गया, इसे ही विधि का कार्य कहते हैं। अगर आप खुद कुछ साइन करते हैं या तय करते हैं तो वह आपका कार्य है। ठीक है, अगर आपने कुछ किए बिना सिर्फ कानून की किताब के नियम की वजह से कुछ बदलता है, जैसे उत्तराधिकार या दिवालिया होना, तो वह कानून का कार्य है। आ गया समझ में? अगर आप अपनी मर्जी से करते हैं तो पक्षकार का कार्य, और अगर आपकी कोई मर्जी नहीं है, ठीक है, अगर वो विधि के अनुसार बदलता है तो वो क्या है, विधि का कार्य है। आगे बात करते हैं स्वैच्छिक कार्य। क्या स्वैच्छिक कार्य, यानी वे काम जो आप अपनी मर्जी से करते हैं और कानून उन्हें मान्यता देता है। सामंड क्या कहते हैं भाई स्वैच्छिक कार्य के बारे में? सामंड ने इसे पक्षकार का कार्य कहा। ठीक है, क्योंकि इसमें आप पक्षकार खुद शामिल होते हैं, आप खुद अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। ठीक है, विधि के अंतर्गत करते क्या है भाई? ठीक है, जब आप सोच समझ कर अपनी मर्जी से, अब बात आ जाती है स्वैच्छिक कार्य और कहां से, विधि के अंतर्गत करते, विधि के अंतर्गत किया गया कार्य। जब आप सोच समझ कर अपनी मर्जी से कोई ऐसा काम करते हैं जिससे कानून की नजर में किसी का हक बनता है या बदलता है या खत्म होता है, ठीक है, तो वो क्या है, विधि के अंतर्गत कार्य है। आपने अपनी पुरानी साइकिल अपने दोस्त को बेच दी। ठीक है भाई, आपका हक था, आपने साइकिल बेच दी तो हक किसके पास चल गया, दोस्त के पास चल गया। ठीक है, आपका हक यहाँ पे समाप्त हो गया। ठीक है, यहां आपने स्वैच्छिक यानी कि अपनी मर्जी से काम किया और कानून अब आपके दोस्त को उस साइकिल का मालिक मानेगा। ठीक है, तो ये था स्वैच्छिक कार्य। स्वैच्छिक कार्य में विधि के अंतर्गत करते था भाई। आगे बात करते हैं दूसरा, स्वैच्छिक कार्य के दो प्रकार भाई। बेंथम और सामंड के अनुसार अपनी मर्जी से किए जाने वाले काम दो तरह के होते हैं। ये बेंथम और सामंड बोल रहे हैं। कौन कौन से होते हैं? एक पक्षीय कार्य भाई, इसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति की मर्जी काफी होती है, आपको किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं होती। उदाहरण देखते हैं वसीयत। दादाजी ने वसीयत लिखी कि उनकी घड़ी पोते को मिले भाई। दादाजी ने वसीयत लिख दी तो दादाजी यहाँ पे काफी हैं, एक पक्षी काफी है। इसके लिए पोते की सहमति पहले से ही जरूरी नहीं है। ठीक है, तो पोते की सहमति पहले से जरूरी नहीं है। ठीक है, दादाजी ने अकेले यह फैसला लिया।
उदाहरण त्याग, आपने अपना कोई अधिकार छोड़ दिया, ठीक है, तो आपने खुद ने छोड़ा आपका अधिकार, तो एक ही पार्टी है, एक ही पक्ष है, तो एक ही पक्ष की काफी है, ठीक है। तो स्वेच्छा से कार्य किया है एक पक्ष, दो प्रकार है, एक पक्ष, दूसरा द्विपक्षीय कार्य, इसमें दो लोग पक्षकारों की मर्जी का मिलना जरूरी है, इसे ही हम आमतौर पर करार या अनुबंध कहते हैं, जिसे संविदा बोलते हैं, ठीक है, कहते हैं एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट। उदाहरण बेचना, आप अपनी कार बेचना चाहते हैं और आपका पड़ोसी उसे खरीदना चाहता है, भाई दोनों अपना काम कर रहे हैं, ये बेचना चाह रहा है, ये खरीदना चाह रहा है। अगर ये बेचेगा नहीं, तो अगर ये बेच नहीं रहा, ये खरीदना चाह रहा है, तो ये बात नहीं बनेगी। अगर ये बेच रहा है, ये खरीदना नहीं चाह रहा, तो ये बात नहीं बनेगी। इसमें क्या है, दोनों पार्टियां क्या है, सहमत हैं। आप अपनी कार बेचना चाहते हैं और आपका पड़ोसी उसे खरीदना चाहता है। जब आप दोनों सहमत होंगे तभी यह द्विपक्षीय कार्य पूरा होगा। इसमें एक देने वाला और एक लेने वाला होता है, ठीक है। ये था स्वैच्छिक कार्य के दो प्रकार, एक पक्षीय और द्विपक्षीय। आगे बात करते हैं विधि के अंतर्गत कार्य, ये हमने देख लिया। यह स्वैच्छिक होता है, आप खुद हाथ पर मारकर फैसला लेते हैं, ठीक है। अकेले फैसला लेना जैसे वसीयतनाम करना, दो लोगों का मिलकर फैसला लेना जैसे व्यापार या शादी, ठीक है। तो ये स्वैच्छिक कार्य है। फिर है विधि के कार्य, यह अस्वैच्छिक होते हैं, इसमें कानून का नियम अपने आप लागू हो जाता है, अपनी मर्जी हो या न हो, ठीक है। तो अस्वैच्छिक कार्य में कानून का नियम अपने आप लागू हो जाता है, इसमें आपकी मर्जी हो या नहीं हो। उदाहरण टैक्स कटना या मौत के बाद संपत्ति बंटना, ठीक है। तो स्वैच्छिक मैंने अपनी मर्जी से किया, एक पक्षीय सिर्फ मेरी मर्जी है, द्विपक्षीय हम दोनों की मर्जी है, अस्वैच्छिक कानून ने अपने आप कर दिया। ये 4 पॉइंट थे इस टॉपिक में, चारों के चारों बता दिए। कार्य के बारे में बात चल रही है, आगे बात करते हैं। अस्वैच्छिक कार्य, फिर से वही बात आ गई, ठीक है। इसका मतलब है जब कानून अपनी मर्जी पूछे बिना कोई फैसला ले ले। यहाँ न तो आपसे पूछा जाता है, न ही आपकी सहमति की जरूरत होती है। कानून का नियम अपने आप काम करता है। कैसे काम करता है, कर्ज में वसूली। मान लीजिए किसी व्यक्ति यानी कि ऋणी ने बैंक का कर्जा नहीं चुकाया, किसी व्यक्ति ने बैंक का कर्जा नहीं चुकाया, कोर्ट आदेश देता है कि उसकी जमीन बेचकर बैंक का पैसा चुकाया जाए, ठीक है। तो कानून अपने आप क्या होगा, लागू होगा, आपकी इच्छा हो जाए ना हो। अब उस व्यक्ति की जमीन उसकी मर्जी के बिना बिक रही है, यह अस्वैच्छिक है, क्योंकि यह कानून का डंडा चल रहा है, ठीक है। दूसरा है करार। करार एक द्विपक्षीय कार्य है, यानी इसमें दो लोगों का हाथ मिलना जरूरी है। समाज में ज्यादातर अधिकार इसी से पैदा होते हैं, ठीक है, किससे, करार से। करार यह एक बड़ा घेरा है, किसी को जन्मदिन पर बुलाना भी क्या है, करार है, वह संविधान नहीं है। तो किसी को जन्मदिन पर बुलाना करार है, संविदा नहीं बनी है, भाई वो आए या नहीं आए। संविदा यह करार का वह हिस्सा है जो आप कोर्ट ले जा सकते हैं, ठीक है। तो करार का वह हिस्सा जिसे आप कोर्ट ले जा सकते हैं, वो क्या, संविदा। एक संविदा बनने के लिए 5 शर्तें होना जरूरी है, ठीक है। अब बात आ जाती है कॉन्ट्रैक्ट यानी कि संविदा। संविदा बनने के लिए 5 शर्तों का होना जरूरी। कौन कौन सी, दिमाग से ही होना चाहिए, यानी कि दोनों पक्षों का, जो संविदा कर रहे हैं, जो करार कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, दोनों पक्षों का पागल या नाबालिग न होना, सक्षम होने चाहिए भाई वो दोनों। कुछ के बदले कुछ, भाई जैसे सामान के बदले पैसे, यानी कि प्रतिफल होना चाहिए भाई। कुछ के बदले कुछ, उसको कुछ मिलेगा और उसको कुछ मिलेगा, दोनों को होना चाहिए, तभी वो करार माना जाएगा।
अपनी मर्जी से भी किसी ने सिर पर बंदूक रखकर साइन न कराए हों, स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए दोनों की। काम लीगल हो गई, ड्रग्स बेचने या का एग्रीमेंट संविदा नहीं बन सकता भाई। तो काम वैध स्वरूप का होना चाहिए, ये नहीं कि ड्रग्स बेचनी हुआ है तेरे को तो कर एग्रीमेंट, ये नहीं है भाई। ठीक है, कोर्ट की मोहर, कानून उसे लागू करवा सकता है। तो ये 5 चीजों का होना जरूरी है भाई संविदा में। आइए आगे चलते हैं। सामंड ने करार को इतना भाव क्यों दिया, मैं तो देखते हैं सामंड क्या बोलते हैं करार के बारे में। सामंड कहते हैं कि कानून की नजर में करार बहुत कीमती है, क्योंकि लोग खुद का कानून बनाते हैं भाई। ठीक है, लोग क्या बनाते हैं, खुद का कानून बनाते हैं। इसमें करार के जरिए दो लोग आपस में तय कर लेते हैं कि उन्हें कैसे काम करना है, जैसे रेंट एग्रीमेंट। ठीक है, तो दो लोग खुद अपना कानून बनाते हैं। दो लोग लगा लो किसी ने कोई रेंट लिया है तो उसके बारे में वो खुद एग्रीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, कितने दिन के लिए रहूंगा, ये क्या इसका रेट रहेगा। फिर संतुष्टि का सबूत है, अगर दोनों लोगों ने सोच समझ कर साइन किए हैं तो कानून मान लेता है कि दोनों इस डील से खुश हैं। शांति का रास्ता है, जब लोग अपनी मर्जी से अधिकार तय करते हैं तो समाज बेहतर चलता है। निष्कर्ष फिर से वही बात, अस्वैच्छिक कार्य कानून अपनी मर्जी से अपना हक बदल देता है। ठीक है, करार आप और दूसरा व्यक्ति हाथ मिलाकर अपना हक तय करते हैं। संविदा वह करार जिसे तोड़ना कानूनी अपराध बन जाता है, वो क्या हो जाती है, संविदा हो जाती है। ठीक है, करार क्या बन जाता है, संविदा, उसको कानून की नजर में अमली जामा पहना दिया जाता है। अब बात आ जाती है नीचे करार की। करार क्या है, जब दो या दो से अधिक लोग हाथ मिलाते हैं और कहते हैं कि चलो आज से हमारे बीच ये कानूनी रिश्ता रहेगा, तो उसे क्या कहते हैं, करार कहते हैं। शेवनी क्या कहते हैं करार के बारे में। शेवनी ने इसे बहुत बढ़िया कहा है, जब दो लोग अपने दिमाग की बात एक दूसरे को बताते हैं ताकि उनके बीच एक कानूनी बंधन बन जाए भाई। ठीक है, शर्त क्या है भाई इसकी, दोनों की इच्छा एक जैसी होनी चाहिए, जैसे नहीं कि वह बेचना चाहता और दूसरा किराए पर लेना चाहता हो। यह नहीं होना चाहिए कि एक तो बेचना नहीं चाह रहा और दूसरा बोला तू मेरे को दे, मैं लेना चाह रहा हूँ किराए पे, ऐसे नहीं है। दोनों की इच्छा होनी चाहिए करार में। आगे बात करते हैं। इसी आधार पर ये 4 प्रकार है भाई, संविदा और अनुदान, हक पैदा करना भाई। ठीक है, संविदा और अनुदान यानी कि हक पैदा करना। इन दोनों का काम है नया अधिकार बनाना भाई। संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट, यह लोगों के बीच एक लेन देन का रिश्ता बनता है। उदाहरण देखते हैं, आपने एक मैकेनिकल से कहा मेरी बाइक ठीक कर दो, मैं 500 रुपये दूंगा। यहां एक नया अधिकार पैदा हुआ है, मैकेनिकल का पैसा मांगने का हक है और आपका बाइक ठीक कराने का हक है। ठीक है भाई, ठीक है, तो आपका बाइक ठीक कराने का हक, आपने बोल दिया बाइक ठीक कर दो मैं 500 रुपये दूंगा। तो मैकेनिकल का क्या है, पैसे मांगने का हक है और आपका बाइक ठीक कराने का हक है। ठीक है, अगर बाइक ठीक हो गई तो पैसे देने पड़ेंगे। अनुदान क्या है, यह जमीन जायदाद या किसी खास चीज का अधिकार देता है। ठीक है, अनुदान, आपने अपना मकान किसी को किराए पर पट्टा जो होता पट्टे पर दे दिया, अब उस किराएदार के पास वहां रहने का एक नया हक आ गया जो पहले नहीं था। किराए पे दिया तभी तो उसको हक है, वो किराए पे नहीं देता तो हक ही नहीं आता। ठीक है, तो अनुदान जो है ये जमीन जायदाद या किसी खास चीज का अधिकार देता है। आगे बात करते हैं, आगे है समनुदेशन। तो समनुदेशन क्या होता है भाई, हक को ट्रांसफर करना।
ठीक है, समनुदेशन। यहां नया हक पैदा नहीं होता बल्कि पुराना हक बस बदल जाता है, मालिक बदल जाता है। उदाहरण देखते हैं, आपने अपनी पुरानी कार मुझे बेच दी तो आपने समनुदेशन कर दिया भाई, यानी कि हक ट्रांसफर कर दिया। कार वही है, उसका हक भी वही है, बस पहले वह हक आपका था, अब वह मेरा हो गया। इसे ही समनुदेशन या इसे ही क्या कहते हैं, समनुदेशन कहते हैं भाई, हक को ट्रांसफर करना। अगला क्या है, अगला है हक को खत्म करना, अव्यरपण। अव्यरपण, हक को खत्म करना। यहां हक का गला घोट दिया जाता है, यानी उसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है। उदाहरण देखते हैं, आपने अपने दोस्त से 2000 रुपये उधार दिए, ठीक है, आपका हक था कि आप उसे पैसे वापस मांगे। आपने अपने दोस्त को 2000 रुपये उधार दिए तो आपका हक था कि भाई 2000 रुपये दे, हक था पैसे वापस मांगने का। पर आपने कहा चल छोड़ भाई मत देना पैसे। जैसे ही आपने यह कहा आपका वह हक खत्म हो गया। इसे क्या कहते हैं, अव्यरपण। ठीक है, तो हक को खत्म करना। खिचड़ी करार यानी कि मिला जुला स्वरूप। कई बार आ जाता है खिचड़ी करार के बारे में बताओ, तो ये क्या है, मिला जुला स्वरूप है। कभी कभी एक ही काम में ऊपर दी गई दो तीन बातें एक साथ हो जाती है। ठीक है, ये दोनों बातें हो जाती है। उदाहरण देखते हैं, दुकान से मोबाइल खरीदना। दुकान से मोबाइल खरीदना, यहाँ संविदा है क्योंकि दुकानदार को पैसे लेने का हक है। संविदा है क्योंकि दुकानदार वाले को पैसे लेने का हक है। यहाँ समानुदेशन है, समानुदेशन यानी कि हक बदलेगा, हक का ट्रांसफर होगा, क्योंकि मोबाइल का मालिकाना हक दुकानदार से हटकर आपके पास आ जाएगा भाई। ठीक है, तो खिचड़ी करार है भाई। वेद या विधिमान्य करार यानी कि पक्का वादा, ये क्या होता है भाई, यह वह करार है जिसे कानून का पूरा आशीर्वाद प्राप्त होता है। पक्का वादा भाई विधिमान्य करार है, अगर कोई पक्ष मुकरता है तो आप उसे घसीटकर कोर्ट ले जा सकते हैं भाई। एक पक्के करार की 5 पहचानें होती हैं भाई। 2 लोग भी, कम से कम 2 पक्ष होने चाहिए, खुद से करार नहीं होता भाई। इसमें साफ नहीं है तो भाई दोनों को पता हो कि वे क्या कर रहे हैं भाई। बातचीत, एक दूसरे को अपनी बात बताई गई हो, मन में करार नहीं किया गया हो। ठीक है, कानूनी रिश्ता भाई, इरादा चाय पीने का नहीं बल्कि कानूनी लेन देन का हो। ठीक है भाई, कानूनी लेन देन का इरादा नहीं हो, ये नहीं कि इरादा चाय पीने का हो। ठीक है, बदले में कुछ, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा की तरह तुम मुझे पैसे दो मैं तुम्हें कार दूंगा। प्रतिफल होना चाहिए भाई। तो पक्के करार में 5 चीजें होनी चाहिए, 2 लोग होने चाहिए, साफ नीयत होनी चाहिए, दोनों की बातचीत होनी चाहिए, दोनों के बीच में अपनी अपनी बात रखी होनी चाहिए दोनों, ये नहीं कि उसके बारे में कुछ छुपा दिया। ठीक है, कानूनी रिश्ता होना चाहिए। ठीक है, और प्रतिफल होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं शून्य करार, शुरू से ही बेकार भाई। शून्य करार क्या, विधि शास्त्र में शून्य करार, वैसे अब करते में ये संविदा में भी ये आता है टॉपिक। शून्य करार, शुरू से ही बेकार भाई। यह करार कानून की नजर में कूड़े के बराबर है, यह पैदा होते ही मर्त होता है। इसे आप कभी भी कोर्ट से लागू नहीं करवा सकते। शून्य होने के उदाहरण में असंभव काम है। ठीक है, तो ये जो करार जो है शून्य करार शुरू से ही क्या है, बेकार है, और इसे आप कानून यानी कि कोर्ट से लागू नहीं करवा सकते। ठीक है, ये कूड़े के बराबर होता है।
उदाहरण देखते हैं इसका असंभव का। मैं तुम्हें चांद लाकर दूंगा, तुम मुझे 1 करोड़ दो। असंभव बात है, चांद कैसे ला देगा? ठीक है, तो इकरार ही नहीं है, शुरू से ही शून्य। गलत काम, तुम उसका मर्डर कर दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तो ये विधि विरुद्ध है, शुरू से ही शून्य है, इकरार ही नहीं है। पागलपन, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ करार जिसे सही गलत का पता ही नहीं। तो पागलपन से करार, पागल व्यक्ति से करार भी क्या है? शून्य है। फिर रोक